एमएसपी पर धान खरीदी के लिए लोन लेगी सरकार। 37,000 करोड़ रुपयों का लोन लेगी सरकार। बैंकों से पिछले साल लिया था 18,000 करोड़ का लोन। पिछले साल 144.92 लाख मीट्रिक टन की हुई थी धान खरीदी। कांग्रेस सरकार ने भी लिया था धान खरीदी के लिए लोन। इस साल धान का रकबा बढ़ने का है अनुमान। सरकार के फैसले पर कांग्रेस उठा रही सवाल। कांग्रेस के इन आरोपों के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि राज्य सरकार जब कर्ज लेती है जनहित में लेती है, जबकि कांग्रेस कर्ज लेकर भ्रष्टाचार कर रही थी। किसानों के हित में अगर अच्छे काम किए होते आज उनको यह दिन नहीं देखना पड़ता। हम कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार कर रही थी। उसमें प्रदेश के हित में, किसानों के हित में वो अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये दिन उन्हें देखना नहीं होता ना। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 9 माह की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपयों का कर्ज ले लिया है। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। कर्ज का यही बोझ एक दिन प्रदेश को रसातल में लेकर जाएगा। जिस तरह से लगातार डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को लगातार अभी तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ 9 महीने के अंदर कर्ज में डुबो दिया है और छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति को कर्ज के बोझ के तले लगातार दबते जा रहा है। और उसके बाद फिर से नए धान खरीदी सत्र के लिए अगर फिर से कर्ज लेने की तैयारी करती है तो मैं समझता हूं कि यह निर्णय गलत है सरकार की। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धान पर छत्तीसगढ़ में सियासत नई नहीं है। धान खरीदी पर कर्ज लेने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सरकार का मानना है कि कर्ज लेने से किसान समृद्ध होंगे क्योंकि धान की अधिक से अधिक खरीदी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस इसे प्रदेश को कर्ज में डुबोने की कोशिश करार दे रही है। देखना यह है कि धान पर मचे घमासान के बीच किसानों का कितना भला होता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धान पर घमासान, जी हां, धान और छत्तीसगढ़ की सियासत एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। अब एक बार फिर धान को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है। सरकार दरअसल धान खरीदी के लिए कर्ज लेने की तैयारी में अब है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठाने लग गई है। सरकार किसानों के हित में कर्ज लेने की बात कह रही है तो कांग्रेस इसे कर्ज में डुबोने की कोशिश करार दे रही है। अब आखिर धान खरीदी के लिए सरकार को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी और कांग्रेस को इसमें क्यों आखिर खामी नजर आ रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। धान खरीदी के लिए क्यों पड़ी कर्ज लेने की जरूरत? क्या कर्ज से ही पूरे होंगे शायद सरकार के चुनावी वादे? किसान के हित में कर्ज लेने पर क्यों है कांग्रेस को ऐतराज? कर्ज पर क्यों आश्रित होती जा रही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था? तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो रविंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, कर्ज का मर्ज ये तो छत्तीसगढ़ में पहली बार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब धान पर कर्ज लेने वाली है सरकार। आखिर क्या गणित आपका बैठ रहा है? बिल्कुल, किसानों के हितों के लिए यदि हम कर्ज ले रहे हैं तो हम अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं ले रहे। हम उस अन्नदाता को दे रहे हैं जो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचा हुआ है और जो बहुत मेहनत करता है और उनके परिश्रम के माध्यम से ही हमको अन्न प्राप्त होता है। ये कर्ज यदि हम ले रहे हैं तो हम उसके लिए ले रहे हैं। कांग्रेस की तरह हम शराब घोटालों से मतलब कर्ज ये करके पैसा है राज्य में और शराब घोटाला कर ले, नकली होलोग्राम लगा ले, पीएससी घोटाला करके वैसा कर्ज नहीं ले रहे हैं भाई। हम तो किसानों के लिए दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज कांग्रेस इस पर प्रश्न उठा रही है, जो खुद कर्जे में छत्तीसगढ़ को डुबो के गई। सबसे पहली बार जब 2019 में 21,000 का करोड़ ली थी कांग्रेस की सरकार, और जाते जाते भी इनकी तैयारी थी 33,000 करोड़ का लेने का। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार आई है, हम महतारी वंदन में भी पैसा दे रहे हैं, कम से कम 70 लाख महिलाओं को
उसके अलावा हमने 2 वर्ष का जो बचत बोनस था जिसका हमने वादा किया था वो भी हमने दिया है। उसके अलावा 3100 रुपए क्विंटल में हम धान ले रहे हैं और 20-21 क्विंटल धान ले रहे हैं। मात्रा भी बढ़ी है, राशि भी बढ़ी है। चूंकि कांग्रेस जो गड्ढा करके गई थी, जो कर्ज लेकर गई थी, जो छत्तीसगढ़ को डुबो कर गई थी, आज हम उसको पूरा भी कर रहे हैं, उस गड्ढे को पाट भी रहे हैं और जन आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है हमारा राजनीतिक धर्म भी बनता है, सामाजिक धर्म भी बनता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यदि सरकार को कहीं जाना हो तो उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस तो विपक्ष में, उसको आलोचना करना अधिकार है, लेकिन जो खुद कर्जे में डुबोई, जिसने खुद कर्जा लिया, आज वो ऑब्जेक्शन ले। अरे इनको तो स्वागत कर लेना चाहिए कि ठीक है भाई, हमने कर्जा लिया था सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, आज आप भी ले रहे हैं तो हमारी राह पे चल रहे हैं। लेकिन आलोचना कर रहे हैं, तारीफ करने के बजाय आलोचना कर रहे हैं। तो कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। किसी भी जवाब ले लेते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं अभय जी? देखिए, साफ तौर पर कहना है रविंद्र जी का कि देखिए, जनता के हित के लिए कर्ज लिया जा रहा है। वैसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार कर्ज लिया जा रहा हो। जब आपकी सरकार थी, आपने भी जनता के हितों के लिए कई बार कर्ज लिए। अब अगर बीजेपी कह रही है कि धान जो कि किसान के लिए काम आने वाली है, अगर किसान के हित में कर्ज लिया जा रहा है तो फिर आपत्ति कहाँ हो रही है? मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो दोहरा बयान है ना, जब भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और ये किसान हितैषी बनने वाले आज के लोग तब कर्जे के लिए क्या बात करते थे और आज क्या बात कर रहे हैं? कर्जे में डुबा दिया, अभी भी बोल रहे हैं। हम किसके लिए कर्जे में डुबाए भाई? हमने भी किसानों के लिए कर्ज लिया था, हमने भी गौठानों के लिए कर्ज लिया था, हमने भी छत्तीसगढ़ के हित के लिए कर्ज लिया था। हमने 5 साल में कुल 42,000 करोड़ लिया और आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है। 18,000 करोड़ ले चुके हैं, 35,000 करोड़ लेने जा रहे हैं। इस आंकड़े की बात करेंगे और कौन से किसान हितैषी की बात करेंगे लोग? हमको जीएसटी का पैसा नहीं मिलता था, हमको कोयले की रॉयल्टी रोकी जाती थी, तमाम हमारे विकास के काम के लिए जो फंड आता था उसको अटकाया जाता था। 5 साल की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के समय 2-2.5 साल कोरोना के निकले, जो हमको 2-2.5 साल काम मिला, लेकिन उस पूरे 5 साल में हमने किसानों का न 1 रुपया रोका, न हमने 1 किलो धान खरीदने से इनकार किया और न किसी भी सरकारी अधिकारी, चपरासी से लेकर अधिकारी तक किसी का वेतन रोकने का काम किया। केंद्र सरकार ने वेतन में कटौती किया, सांसदों के मद में कटौती किया, तमाम योजनाएं केंद्र सरकार ने कोरोना में बंद कर दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार सारी योजनाओं को चला रही थी। कोरोना कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का व्यापार बढ़ा, इस कारण कि धान के उत्पादन और धान की खरीदी में कोई कमी नहीं आई। आपके समय 11 लाख किसान हुआ करते थे, हमारे समय 26 लाख किसान हुए। आपके समय 62 लाख टन की खरीदी होती थी। हमने अंतिम खरीदी जो आपकी सरकार ने की वो कांग्रेस सरकार की अंतिम उत्पादन था 144 लाख टन। आप कहाँ खड़े हैं? लेकिन ये पैसा आप पटाएंगे कहाँ से? ये पैसा जमा कहाँ से होगा? हमारे पास तो आंकड़े थे, जब हमने 50,000 करोड़ लिया उतना रुपया हमारा 38,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास बाकी था। उसको हम लोन लेते थे कि हमारा जीएसटी दे दो, हमारा कोयला रॉयल्टी दे दो। आप तो डबल इंजन की सरकार हो, मोदी के रिमोट से ही ये सरकार चल रही है, अमित शाह के रिमोट से सरकार चल रही है। तो जो छत्तीसगढ़ का पैसा केंद्र में है उसको ले आइए ना, क्यों रोक के रखे? कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों नाफेड और माफेड के माध्यम से कर्ज लेने की बात कर रहे हैं? कर्ज लीजिए, किसान को दीजिए, उसमें आपत्ति नहीं है। आप ये बताइए ये कर्ज आप पटाएंगे कहाँ से? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं उसका रविंद्र जी से, उसके बाद चंद्राकर जी के पास। प्रदेश को डुबा देंगे। ठीक है, आप ही के सवालों को जवाब ले रहे हो रविंद्र जी। जी, हमने एक भी योजना बनाई है ना तो उसका पूरा वित्तीय रिकॉर्ड रखा, उसकी वित्तीय जांच की कि पैसे किस तरह से आएंगे और किस तरह से होगा। हमने कपोल कल्पित मतलब योजना नहीं बनाई। हमारे अभी महतारी वंदन योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए किए। यदि डबल इंजन की सरकार है तो पैसा भी मिलेगा। और एक बात बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी ने कई बार कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को जीएसटी का पैसा अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा मिला है, बकाया नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है ना कभी स्वीकार करती नहीं है। कांग्रेस को लगता है, देखिए अभी भी बातचीत से अभय जी के लग रहा था कि भूपेश बघेल एकदम सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री थे, उनकी उपलब्धि थी। अरे वो नकार तो दिए गए।
जनता ने स्वीकार कर दिया, लेकिन आज भी आपको लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जनता के निर्णय को आप लोग स्वीकार नहीं करते, इसीलिए आप लोग पतन की पराकाष्ठा में पूरे धरातल की ओर डूबते चले जाते हैं। स्वीकार करिए भाई, आपकी असफलता थी, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने हटा दी। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी प्लानिंग है, पूरा हमारे पास डाटा है, पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। यदि कर्जे हो भी रहे हैं तो कर्जे भी क्या कहते हैं, इनके गड्ढे को पाटने के लिए है और भ्रष्टाचार के लिए नहीं है, तात्कालिक है, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किया था उसकी पूर्ति कर रहे हैं। आगे इस तरह के कर्जे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। मोदी जी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंता करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, इसलिए नक्सलवाद भी समाप्त कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, केंद्र की डबल सरकार है तो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलेगा, भाजपा के लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेगा। हम सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं अभय नारायण जी, और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, आपकी तरह कर्ज में नहीं डूबेंगे। चलिए ठीक है, जवाब लूंगी मैं। पहले चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चंद्राकर जी, देखिए, कर्ज की अगर बात की जाए तो पहली दफा तो यह है नहीं कि जब सरकार कर्ज ले रही हो। पहले देखा था जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी कर्ज लिया गया था। अब भी 9 महीने में देखा जाए तो सरकार कर्ज ले चुकी है और अब फिर से लेने जा रही है। लेकिन धान को लेकर इस बार जो कर्ज लिया जा रहा है, क्या कुछ लगता है आपको? क्या वाकई अब जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है निर्भर हो चुकी है कर्ज लेने पर ही, कि जो भी योजना चलाई जाएगी उसके लिए फिर कर्ज लेना पड़ेगा अगर जनता का हित देखना हो तो? देखिए खुशी जी, आपके प्रश्न के साथ प्रति प्रश्न जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए जो कर्ज की बात है लेना, तो इसको पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी भी विधानसभा में बोले थे कि किसानों को अगर पैसा देना है और उसके लिए कर्ज लेने की आवश्यकता होगी तो हम कर्ज भी लेंगे। आज सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी भी किसानों के ऊपर, मैं आपके इस प्रश्न को 2 पार्ट में बांटता हूं। किसानों को अगर उचित मूल्य मिलता है, घोषित मूल्य जो छत्तीसगढ़ शासन का है, तो देखिए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के इकोनॉमी में 48% स्थान ग्रामीण क्षेत्र का है। तो 96% एरिया गांव में है, कृषि के क्षेत्र में। पशुपालन 95% है, माइनिंग 53% है, प्रोडक्शन 51% है, कंस्ट्रक्शन 47% है और रियल एस्टेट 39% है, गोडाउन है 40%, व्यापार होटल जो है 28%, बिजली पानी गैस जो है 33% और प्रशासन और डिफेंस 19%। ये ग्रामीण क्षेत्र में। तो किसानों को पैसा देने से इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट दिखाई देता है और वो पैसा आपका राज मार्केट में आता है। अब दूसरी बात है, आपका जो प्रश्न है कि कब तक लोन की जो मात्रा है बढ़ती जा रही। वित्त मंत्री जी चाहे पूर्व काल में वित्त मंत्री के रूप में चाहे भूपेश जी रहे हो या फिर अभी चौधरी जी, जो सत्ता में रहते हैं वो साफ कहते हैं कि जीएसडीपी का जो हमारा रेशियो है उसी के अंडर कंट्रोल है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है और आईएमएफ का कहना है कि किसी भी कंट्री का और किसी भी स्टेट का जो लोन है वो उनके जीडीपी के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। आज अधिकांश राज्य अपने हॉस्पिटल को, अपने तालुका को, अपने कलेक्ट्रेट भवन को ये गिरवी रख करके लोन ले रहे हैं और लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी पटाना है और ये सब बातें हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ बजट के शासन के बजट का एनालिसिस कर रहा था, उसमें 55% तो फिक्स खर्च है, सैलरी है, पेंशन है, ब्याज है, रीपेमेंट है, बच गया 45%। अब वे 45% में डेवलपमेंट करना है। मुझे वित्त मंत्री सीतारमण जी का राज्य सरकारें जो लोन ले रही हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि राज्य सरकारें लोन तो ले रही हैं, लेकिन वो बोली थी नो होम वर्क एट ऑल स्टेट। ये सीतारमण जी वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है। अब डेवलपमेंट प्लान जो बनाया जाता है 2022-23 का और 23-24 का औसत निकाल करके मैं खुशी जी आपके दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, इन बजट में जो प्रावधान था उसमें 66% हाउसिंग में कम खर्चा हुआ क्योंकि पैसे का अभाव था। 61% वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में खर्च कम हुआ, पैसा नहीं था। 28% इरिगेशन में और फ्लड कंट्रोल में कम खर्च हुआ। 27% रूरल डेवलपमेंट में कम खर्च हुआ।
19% लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को जो अपग्रेड करना है उसमें 19% की कमी, 13% SC ST OBC के लिए जो वेलफेयर चलता है उसमें कमी, 10% अर्बन शहरों के विकास के लिए उसमें कमी। तो मूल बात यह है, कोई पॉलिटिशियन अपने जेब से पैसा नहीं देता, वो खुशी जी आम नागरिकों के जेब से ही पैसा आता है। लेकिन अब ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। वित्त मंत्री जी का ये बयान काफी गंभीर बयान है राज्य सरकारों के लिए, लेकिन किसानों को पैसा देने से, मैं कुछ देर पहले आपको बोला, ये जो सेक्टर है उसमें चक्र में पैसा घूमता है। तो किसानों को देखिए, उनका प्रोडक्शन लागत जो है आज भी कम से कम 8 बोरे का है, 75 केजी के हिसाब से, और 8 बोरे 9 बोरे में वो जमीन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MSc करके बच्चा जो जमीन ले रहा है, रेग में कर रहा है, उसमें वो दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ शासन, चाहे मैं तो कहता हूँ जोगी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय एक विवाद हुआ बोनस के मसले के ऊपर, फिर भूपेश जी और आज साय जी के नेतृत्व में किसानों के लिए जो लोन ले रही है, इसे तो सही माना जाएगा। लेकिन बाकी अन्य रेवड़ियां हैं जिनके कारण पैसा का अभाव है, और मैं जो अभी जो आपके साथ आंकड़ा साझा किया, ये सब सेक्टर भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए रविंद्र जी से इसी को लेकर जवाब लूंगी मैं। रविंद्र जी, देखिए चंद्राकर जी को आपकी बातों को आपने भली बातें सुना ही होगा, और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ठीक है, आप किसान के हित के लिए ले रहे हैं कर्ज, लेकिन इसको मेंटेन भी किया जा सकता है ना। अगर 9 महीनों की बात की जाए कर्ज को लेकर, जिस तरह के आप पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये निश्चित है कि अगर ठीक है आप जनहित के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं, आपने जो वादे किए चुनाव से पहले वो आप पूरे कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वादे कर्ज पर निर्भर होंगे? देखिए, कर्ज हमारी अभी तात्कालिक रूप से मजबूरी है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो कांग्रेस की जेब में गया, मैं कहता हूँ जनता की जेब में नहीं गया। 50,000 करोड़ का शराब का घोटाला लगातार हमने देखा, कोयला घोटाला 25 रुपया प्रति टन, तो घोटालेबाज की पहचान के रूप में छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनी थी। और कांग्रेस आई थी तो कर्जा लेने के लिए आई थी, कर्जा अपने व्यक्तिगत के लिए ली, आधा बहुत इनके जेब में गया। हमारे समय ऐसा, लेकिन रविंद्र जी देखिए, इस बात का तो कंपटीशन नहीं चलेगा ना कि कांग्रेस ने क्या किया था उससे बढ़कर हम करें। मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैंने पहले इसीलिए लाइन पे कहा कि ये तात्कालिक है और हमारी मजबूरी थी। हमारे पास बहुत संसाधन है, खनिज के संसाधन है, कोयले के संसाधन है, बहुत प्रकार की चीजें। छत्तीसगढ़ बहुत शुरू से समृद्ध रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के समय ऐसा कभी कर्ज नहीं था, लेकिन भूपेश बघेल के समय छत्तीसगढ़ कर्ज से भरपूर हो गया था, युक्त हो गया था। मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छा सोचती, ये तात्कालिक चीजें समाप्त हो जाने दीजिए, हम कर्जे भी नहीं लेंगे और अपने जो वादे किए हैं उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमको संसाधन मालूम है। मैंने पहले ही कहा, हम एक एक योजना जब बना रहे हैं तो हम वित्त से अनुमति ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने बना दिया और वित्त विभाग से डाटा नहीं लिया और सीधा कर्जा ले लिया। ये मजबूरी है, क्योंकि अभी हम देखो धान का रकबा भी बढ़ रहा है, किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस भी हमने दिया, 3100 रुपए दिया हमने और 21 क्विंटल भी लिया। इसके जो तात्कालिक बोझ पड़े हैं ना, वो धीरे से होगा ना, बिल्कुल व्यवस्थित होगा। कहीं कर्ज की लेकर हमको सरकार नहीं चलानी, बिल्कुल हम व्यावहारिक योजना नहीं बना रहे हैं, ये इन्होंने बनाया था व्यावहारिक योजना, इसीलिए फेल भी हुए। इसीलिए हम 3 साल चले भी और अभी भी चलेंगे। हमारी योजना एकदम स्पष्ट है और मैं बिल्कुल कर्ज लेकर तो सरकार चलाने की नीति के विरुद्ध हूँ, लेकिन ये तात्कालिक और हमारी मजबूरी थी, हमने लिया है। केंद्र की में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम आरोप केंद्र पे ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल वो सहयोग करेंगे। और छत्तीसगढ़ जो आज से 5 साल पहले जिस तरह विकास के द्रुत गति से दौड़ती थी वो दौड़ेगी। ये केवल कागजी बात नहीं है, आश्वासन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक योजना वित्त विभाग के परमिशन से और डाटा के आधार पे करेंगे। अभय नारायण जी अपनी उपलब्धियों को 5 साल जो किए थे उसके लिए वो तारीफ करते रहे, वो मुगालते में जीते रहे। हम अगली बार भी सरकार बनाएंगे और बिल्कुल बिना कर्ज के बनाएंगे। चलिए ठीक है, अभय जी। बात हो रही है 8 महीने में कितना कर्ज ले लिया गया, बात हो रही है कि धान खरीदी के लिए कर्ज ले रहे हो, उसका प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा, और भाषण चला गया कि हम अगली बार सरकार बनाएंगे। अरे ये तो डबल इंजन नहीं, डबल कर्ज की सरकार है। 2 लाख करोड़ से ऊपर 10 साल में मोदी जी ने कर्ज ले लिया है, इस देश को कर्ज में डुबा दिया है। कि छत्तीसगढ़ की चिंता करते रवित भैया यहाँ बैठे हैं, पूरा देश पाई पाई कर्जे में डूब गया है। मनमोहन सिंह का 10 साल और नरेंद्र मोदी के 10 साल। अजय चंद्राकर जी को फैसला छोड़ता हूँ, चंद्राकर जी से आंकड़े पूछ लो आप कि मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था क्या थी और मोदी जी की अर्थव्यवस्था क्या है। रही बात छत्तीसगढ़ की, आज बात हो रही है
कि 37,000 करोड़ का कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है, कि कर्जे की भरपाई कैसे होगी। अभी हमारे चंद्राकर जी ने एक एक चीज में किस सेक्टर में पैसा नहीं लग रहा है, किस सेक्टर में पैसा लग रहा है। वर्तमान सहाय सरकार के 2 पैसे दिख रहे हैं, एक तो किसानों को दे रहे हैं, एक महिलाओं को दे रहे हैं, बाकी किसी सेक्टर में कोई पैसा नहीं जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ने भी कर्जा लिया। अभी मैं रविंद्र सिंह जी का बड़ा झूठ कि रमन सिंह ने कभी कर्जा नहीं लिया। 50,000 करोड़ का कर्ज भाई साहब छोड़ के गए थे 15 साल की सरकार में रमन सिंह। हमने 42,000 लिया, 92,000 करोड़ हुआ, लेकिन जितना हमने 5 साल में लिया उतना आप 8 महीने में ले लिए हैं। ये छत्तीसगढ़ के चिंता का विषय है। किसानों को देने से किसी की मनाही नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे उपाय करिए कि बिना कर्ज लिए वो धान बिके, उसके लिए उद्योग खोलिए, उसकी व्यवस्था करिए कि धान की खपत कैसी होगी, आप उसकी व्यवस्था करिए कि कर्जा पटाएंगे कैसे। कर्जा पटाना भी तो एक काम है ना। जीडीपी से अधिक अगर चलिए ठीक है, बिल्कुल इसी का जवाब लूंगी। रविंद्र जी, नहीं लगता आपको कि इस पर विचार करना चाहिए? जिस तरह से चंद्राकर जी ने भी बात की थी कि एक मेंटेन करके चलना ज्यादा आवश्यक होगा शायद, और जिस तरह से अभी अभय जी बात कर रहे हैं कि कर्ज लिए जा रहे हैं लेकिन पटाने की क्या कुछ व्यवस्था है? ठीक है, रविंद्र जी से इसी का जवाब ले रही हूँ मैं। अभय जी देखिए, रविंद्र जी, नहीं लगता कि हिमाचल में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उससे कुछ सबक लेना चाहिए? मुख्यमंत्री जी के वहां फैसला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री वेतन भत्ता नहीं लेंगे, वहां तो स्थिति इससे बदतर हो गई है, तो नहीं लगता कि दूसरे राज्य को उससे सीख लेनी चाहिए? क्यों नहीं ले रहे हैं 2 महीने का वेतन भत्ता? 80% तो उनका पेंशन में जा रहा है ना, और वेतन में जा रहा है हिमाचल सरकार का। टोटल बजट का 80% उसी में निकल जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्थिति नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कॉन्क्रीट बात कर रहा हूँ। हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि हम 80%, हमारा 40 से 50% वेतन में जा रहा है और 30% रही बात। अभय जी, आपको पता है, आपने कहा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल में जितना कर्जा नहीं लेना उससे दुगना भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में लिए, और आप हमको आज कर्जा तात्कालिक रूप से ले रहे हैं तो आप आलोचना कर रहे हैं। आप तो खुद कर्जे में डूबे हुए थे। आप लोगों ने कर्जा लेके जो घी पीते हैं ना वो काम किया, इसलिए आपकी आलोचना को मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, हंसी मजाक में ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कर्जा लेके गए और मजे से कर्जा लेते रहे। आज हम सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हम पे कर रहे हैं। आप तो पहले अपना देख लो, फिर मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं कर्ज की नीति। छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था समृद्ध हो, व्यापार कैसे बढ़े। हम तो अभी तक यहाँ भी करने जा रहे हैं कि जीएसटी का पूरा पैसा छत्तीसगढ़ में ही रहे। हम ऐसे व्यापार लाने जा रहे हैं, हमारी आंतरिक मामला है। अभी हम उद्योग नीति बना रहे हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, इस पूरे कर्जे को मेंटेन भी करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पर मिल जाएंगे बिना कर्जे के। लेकिन आप लोग कम से कम जिस तरह कर्जे में लेके गए थे ना, तो मजाक मत उड़ाइए। आप अपना ही ना देखिए, पहले आप लोग क्योंकि समय की कमी है, चंद्राकर उसके बाद हम पर आप दोस्त बढ़िएगा। ठीक है चंद्राकर जी, देखिए छत्तीसगढ़ में सियासत नई बात तो बिल्कुल नहीं है। चाहे धान के घमासान की बात कर ले, कर्ज के मर्ज की बात कर ले, तमाम तरह के कर्ज पर तो बार बार सवाल उठते आए हैं। लेकिन जिस तरह से आपकी जब पहली प्रतिक्रिया मैंने सुनी थी, जिस तरह से आपने कहा था कि मेंटेन करना चाहिए किसी चीजों को, क्या लगता है आपको कि सरकार चाहे किसी की भी हो, किस और ध्यान देना चाहिए? क्योंकि फिलहाल एक राज्य हिमाचल ऐसा है जिस और हम ध्यान दे पा रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। अगर अब सरकार कर्ज ले रही है, ठीक है, कहा जा रहा है कि जनता के हित के लिए लिए जा रहे हैं कर्ज, लेकिन 9 महीने हुए हैं अभी और फिर से कर्ज। देखिए खुशी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य ठीक है, आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन मिठाई किस तरह से वितरित किया जाता है, डेवलप जब होता है तो खुशी में जो रेवड़ी बांटी जाती है उस हिसाब से हो। सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्देश है। देखिए, इसमें मूल बात यह है कि जब कोरोना काल आया तो आरबीआई प्रत्येक राज्य सरकारों को और वित्त मंत्रालय कर्ज लेने की जो सीमा बढ़ाई, जिसके कारण से राज्य सरकारों का कर्ज काफी बढ़े। इस दरमियान ये जो इस तरह की एक साफ शब्द में अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो किसी भी हालत में वोट चाहिए, ये जो सिद्धांत है, या कुर्सी चाहिए, तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, ये दोनों तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का भाषण का, और जो वित्त मंत्री के रूप में जब बजट प्रस्तुत किए तो एक मार्वलस सेंटेंस बोले थे, वो याद है, उसको कोट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो इसलिए आपके जीएसडीपी से ज्यादा कर्ज ना बढ़े, नहीं तो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया है, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया है, बैंकों का इंटरेस्ट बढ़ गया है,
आप अल्पकालीन लोन भी लिए हैं, आप दीर्घकालीन लोन भी लिए हैं। अब उन शॉर्ट टर्म लोन से लेकर के लॉन्ग टर्म लोन को पटाने और रीपेमेंट की भी बारी आएगी। तो और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो विकास दर दिखना चाहिए वो विकास दर में अभी सभी कंट्री सभी निश्चित तौर पर चंद्राकर जी बेहतर बात आप कह रहे हैं कि फैसला जो भी लो लेकिन उसके दूरगामी परिणाम देखो। ठीक है, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की भी अगर कर्ज लिया जा रहा है तो डेवलपमेंट और जनता के हित के तरीकों को भी देखना चाहिए कि किन तरीकों को आप अपना रहे हैं और कैसे मेंटेन और भी कर सकते हैं ताकि कर्ज की नौबत ना पड़ पाए। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। सियासत का मुद्दा इस बार कर्ज बन चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का सवाल खड़े करना भी लाजमी है क्योंकि अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो उसके दूरगामी परिणामों को देखना चाहेगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की स्थिति है तो तमाम राज्यों में कर्ज लिया जा रहा है, इस पर सियासत लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात हुई कि कर्ज के बाद और क्या कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में नजर आएगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।